बच्चों अभी हम क्या डिस्कस करेंगे, गुरुत्वाकर्षण के क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो कवर हो जाएगा सिक्स्थ वाले में, तो पहला हम डिस्कस नहीं कर रहे, आसान है काफ़ी। मैं पहले दूसरा वाला डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, वो ये कह रहा है कि भारी चीज़ नीचे आती है, नहीं वो ये नहीं कह रहा, वो ये कह रहा है कि ऐसा क्यों होता है कि भारी चीज़ और हल्की चीज़ दोनों एक साथ नीचे आती हैं, क्या वस्तु के द्रव्यमान का कोई फर्क नहीं पड़ता है? ये कहा है उसने क्वेश्चन, आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। वो क्या कह रहा है कि भारी चीज़ हो चाहे हल्की चीज़, दोनों एक साथ नीचे आती हैं। क्या आती हैं एक साथ? नहीं आती। यहाँ पर तो क्या होता है, भारी चीज़ ही नीचे पहले आती है, हल्की चीज़ बाद में नीचे आती है। वो मैंने एक शॉर्ट वीडियो है उसमें दिखाया भी है करके, आप देख सकते हो। ठीक है ना, तो क्वेश्चन लेकिन उसने ये कहा है कि भारी चीज़ और हल्की चीज़ दोनों एक साथ क्यों आती हैं। एक साथ क्यों आती हैं, पहले ये तो हमें पता चले कि आती भी है कि नहीं आती हैं। तो फिर मैंने जो बुक ली थी, बुक के ऊपर कागज़ रखा था, एक कागज़ हल्का था, बुक भारी थी, दोनों एक साथ छोड़ा तो कागज़ और बुक दोनों एक साथ आए थे नीचे। क्यों? क्योंकि उस टाइम जब कागज़ को कॉपी के ऊपर रख देते हैं तो हवा का घर्षण नहीं लगता है, हवा का घर्षण नहीं लगता है किस पर? कागज़ पर। बात समझ पा रहे हो मेरी या नहीं? मैं करके दिखाऊं या फिर इस चीज़ को दोबारा दिखा दूंगा? मैं दिखा दूंगा, अभी पहले मेरी बात समझो ध्यान से। पहले तो क्वेश्चन का आंसर समझो। क्वेश्चन का आंसर क्या है? क्वेश्चन का आंसर ये है कि जी बराबर होता है जी एम अपॉन आर स्क्वायर। यहां पर जी क्या है? ये वाला जी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। एम क्या है? पृथ्वी का द्रव्यमान। आर क्या है? पृथ्वी की त्रिज्या। जी क्या है? गुरुत्वीय त्वरण। जो गुरुत्वीय त्वरण है वो केवल किस पर निर्भर कर रहा है? ये जो नियतांक है उस पर, पृथ्वी के द्रव्यमान पर और पृथ्वी की त्रिज्या पर। क्या ये बदलेंगे? ये नहीं बदलेंगे। वस्तु चाहे कोई सी भी ले लो, चाहे आप ये डस्टर, चाहे मैं ये डस्टर ले लूं, चाहे ये मार्कर ले लूं, दोनों के लिए जी का मान यही रहेगा, जो कि क्या क्या निकल के आता है? 9.8 निकल के आता है। कितना? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये किस पे निर्भर कर रहा है? ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक, पृथ्वी के द्रव्यमान और पृथ्वी की त्रिज्या, जो कि जिसमें कि इस फॉर्मूले में कहीं पर भी वस्तु का द्रव्यमान नहीं आ रहा है। इस फॉर्मूले में कहीं पर भी वस्तु का द्रव्यमान, तो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर भी नहीं करता है। क्या? गुरुत्वीय त्वरण। त्वरण मतलब कि वस्तु कितनी तेज नीचे आएगी। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या है? जी का मतलब क्या है? जो स्मॉल जी है इसका मतलब क्या है कि कोई वस्तु कितनी तेज नीचे आएगी, त्वरण कितना है वस्तु में। इस फॉर्मूले में कहीं पर भी वस्तु का द्रव्यमान नहीं आ रहा, इसलिए इस बात पर निर्भर ही नहीं करता कि कोई वस्तु धीमे आएगी कि तेज नीचे आएगी। बात समझ पा रहे हो मेरी? ठीक है, अब सिर्फ आपको करना इतना है, मैं आपको ये बता रहा हूं कि चाहे वस्तु हल्की हो चाहे भारी, एक साथ नीचे आती हैं। अब आपको इस बात में मेरी डाउट हो तो शॉर्ट वीडियो देख लेना। जब मैं रजिस्टर के ऊपर कागज रख रहा हूं, दोनों को छोड़ रहा हूं, तो दोनों एक साथ आ रहे हैं, रजिस्टर भी कागज भी। कैसे? जैसे मान लो एक रजिस्टर दे दो मुझे, जैसे ये है। अभी मैं इसको अगर ऐसे करके छोड़ूंगा तो दोनों एक साथ नीचे जाएंगे। नहीं, एक साथ नहीं, ये पहले जाएगा, ये बाद में आएगा, तो क्योंकि ये भारी है, क्योंकि ये भारी है। लेकिन जब मैं इसको इसके ऊपर रख देता हूँ तो ये दोनों एक साथ ही नीचे जाएंगे। करके दिखाऊँ आपको? ये तो कैमरे में तो नहीं दिखेगा, उसमें नहीं दिखा सकता, आप लोग देख लो। देखो दोनों साथ गए कि नहीं? ठीक है नहीं? तो आप क्या समझ रहे हो कि द्रव्यमान पर निर्भर करा? अगर द्रव्यमान पर निर्भर करता तो ये नीचे निकल जाता और ये ऊपर रह जाता। ठीक है ना? तो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं कर रहा है। लेकिन जब ऐसे करके छोड़ रहे हैं दोनों को, तो ये नीचे पहले क्यों जा रहा है, साथ में क्यों नहीं जा रहे? हवा के घर्षण। हवा का घर्षण। देखो ये भारी है भाई, ये भारी है, मोटा आदमी है, ये हवा का घर्षण इसको कम रोकेगा। ये हल्का है, इसको हवा का घर्षण ज़्यादा रोकेगा। तो ये हवा का घर्षण इसको रोकता है, तो ये धीमे धीमे आता है, इसको नहीं रोक पाता, थोड़ा कम रोकता है, तो ये जल्दी नीचे आ जाता है। बात समझ पाए मेरी? इसमें पृथ्वी का कोई रोल नहीं है, ना ही उसके वस्तु के द्रव्यमान का कोई रोल है कि वो नीचे किस गति से आ रहे हैं। समझ पाए इस बात को मेरी को? बहुत अच्छे से, आप बिल्कुल अच्छे से समझ गए। तो बस यही एक्सप्लेन करना है इसमें। अच्छा, आपको जो क्वेश्चन है उसमें ये बताना ही नहीं है कि घर्षण होता है, ये होता है, वो होता है। उसने क्वेश्चन में तो सिर्फ इतना पूछा है कि दोनों वस्तुएं एक साथ नीचे क्यों आती हैं। तो आपको ये, चाहे भारी हो चाहे हल्की, तो आप उसमें जवाब क्या दोगे? क्योंकि जो गुरुत्वीय त्वरण है उसमें कहीं पर भी वस्तु का द्रव्यमान नहीं होता है, तो मतलब वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है गुरुत्वीय त्वरण, इसलिए हल्की और भारी वस्तु दोनों एक साथ आती हैं। जहाँ ऐसी जगह जहाँ पर वायु में कोई गैसेज ना हो, हवा ना हो, वहाँ पर चाहे हल्की और भारी को अलग अलग भी छोड़ोगे तो एक साथ ही नीचे आएंगी। समझ गए मेरी बात को अच्छे से? बिल्कुल क्लियर है आपको ये बात? ठीक है।
तो ये बात तो आप समझ गए, ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। तीसरा पढ़ो फटाफट, तीसरा सवाल। तो देखो तीसरा सवाल दे रखा है, उसमें ये कह रहा है पृथ्वी है, इस पर कोई वस्तु रखी है, दोनों के बीच में कितना गुरुत्वीय बल लगेगा। दोनों वस्तुएं, पृथ्वी और इस वस्तु के बीच में कितना गुरुत्वीय बल, हमारे और पृथ्वी के बीच में जैसा कुछ लग रहा है। दो तरीके हैं निकालने के, एक तो जी का मान निकाल लो। जी का मान हमने स्मॉल जी की वैल्यू दे रखी होती तो बहुत आसान होता, स्मॉल जी की वैल्यू नहीं दे रखी, इसने वो वाला बड़ा वाला फॉर्मूला लगाया, एफ बराबर जी एम पृथ्वी का द्रव्यमान वस्तु का द्रव्यमान बटे पृथ्वी की त्रिज्या, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। क्यों? क्योंकि यही सारी चीज़ें दे रखी हैं, पृथ्वी का द्रव्यमान दे रखा है, त्रिज्या दे रखी है, वस्तु का द्रव्यमान दे रखा है। ठीक है, अब मैंने चैप्टर तो पढ़ा दिया आपको। अगर स्मॉल जी की वैल्यू दे रखी होती, अगर स्मॉल जी की वैल्यू दे रखी होती तो फिर एफ बराबर कितना होता, एम जी। क्या होता? यही तो होता है बल, पृथ्वी और किसी वस्तु के बीच में कितना बल होता है, एफ बराबर एम ए जो होता है उसी से एम जी बनाता है। ये इसी को वस्तु का द्रव्यमान भी भार भी कहते हैं। ध्यान हो तो आपको, वस्तु का भार भी तो इसी बल को कहते हैं जो एम जी होता है। जो पृथ्वी और मेरे बीच में इस टाइम जो बल लग रहा है वही मेरा भार है। ठीक है, तो एम जी की जगह, एफ की जगह डब्ल्यू भी रखा जा सकता है। जी की वैल्यू चाहो तो आप निकाल दो। एक काम करो, कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप जी की वैल्यू निकाल देना, स्मॉल जी की। इसको पूरा सॉल्व मत करो, ये इतना स्मॉल जी होता है, ये क्या होता है। अगर मैं इसकी जगह जी रख दूं तो ये एम ही तो बचेगा केवल, वस्तु का द्रव्यमान। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, एम जी। समझ रहे हो मेरी बात को या नहीं? बोलो हाँ या ना। तो मुझे एम जी चाहिए, पहले मुझे निकालना पड़ेगा जी। तो जी कैसे निकलेगा, जी बराबर होता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक पृथ्वी का द्रव्यमान बटे आर स्क्वायर। तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11, वो तो उसमें होता है। तो एम कितना है, 6 इंटू 10 की पावर 24 दे रखा होगा, पृथ्वी का भार है, द्रव्यमान है ये। और जो पृथ्वी की त्रिज्या है 6.4 इंटू 10 की पावर 6 दे रखा होगा। बोलो हाँ या ना। 6.4 इंटू 10 की पावर 6 यही दे रखा है। जब इसको सॉल्व करोगे, करने की आवश्यकता नहीं है, तो ये 9.8 आएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पता है हमको ये बात पहले से ही। पृथ्वी के लिए गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कितना होता है, 9.8 होता है। तो इसको हमने पहले एक बार सॉल्व कर लिया है, हम दोबारा नहीं करेंगे, लिख के जरूर दिखाएंगे, लेकिन सॉल्व करेंगे नहीं, सीधे 9.8 रख देंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है हल्की फुल्की? पहले तो आपको ये वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये वाला फॉर्मूला सबसे पहले सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक बताया था, तो मैंने दो वस्तुओं के बीच लगने वाले बल का ये फॉर्मूला बताया। ठीक है, अब हम इस फॉर्मूले को लेकर लगाएंगे नहीं, पूछो क्यों। उसी के बाद जब हमने इसको ड्राइव किया था आगे जाके, तो मैंने आपको क्या करवा दिया था, मैंने कहा ये गुरुत्वीय त्वरण जी है, ये वाली चीज, इसकी जगह अगर मैं जी रख दूंगा तो एम ही तो बचेगा ये। हाँ, तो लगने वाला बल जो है एफ बराबर जी एम क्या बन जाएगा, एम जी, जी एम, बात एक ही है। तो लगने वाला बल हम एफ बराबर एम जी यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, एम जी। हम जी की वैल्यू निकालेंगे, अगर ये भी दे रखा होगा ना सब, पृथ्वी का द्रव्यमान वगैरह, तो स्मॉल जी की वैल्यू निकालेंगे। तो जी मैंने निकाल दिया, जी की वैल्यू दे रखी है लगा दी, एम की वैल्यू दे रखी है लगा दी, आर की वैल्यू दे रखी है लगा दी, 2 बार लिखा क्योंकि स्क्वायर हो रहा है। तो यहाँ से सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, जी से जी के मान 9.8 आ गया, कुछ नहीं करना, सीधे ये फॉर्मूला रट लो जी स्मॉल जी के लिए। तो यहाँ पर आपको फॉर्मूला लिखना है, वैल्यू रखनी है, आंसर लिखना है, जो कि हमें पहले से ही पता है। तो अब जब जी आ जाएगा तो दो वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल कितना होगा, एफ बराबर एम जी। एम दे रखा है 1 kg, जी की वैल्यू 9.8, तो कितना आ गया 9.8 न्यूटन। इससे ज़्यादा सवाल आसान नहीं मिलेगा। जब बल आता है तो न्यूटन में आता है, इतनी बात ध्यान रखना। तो एफ बराबर कितना आ गया 9.8 न्यूटन। सवाल था बहुत आसान, क्योंकि उसने बस, लेकिन सिर्फ फर्क क्या था, ये सब तामझाम दे रखा था, उसको वो चाहता था कि हम उसको जी की वैल्यू निकाल के दिखाएं, फॉर्मूला लगा के दिखाएं। ये वाला फॉर्मूला लगा के दिखाना था बस कि 9.8 कैसे आता है ये, तो ये देख लिया उसने। बाकी हम फॉर्मूला तो एम जी लगाएंगे, एम में एम एक दे रखा है, जी की वैल्यू 9.8 न्यूटन, आंसर आ गया। बात समझ में आ रही है आपकी? थोड़ी थोड़ी नहीं आया समझ? अब देखो, जब आप पेपर में करोगे तो आपको सब कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है, ये सब नहीं लिखना, ये तो मैंने बता रहा हूं कि ऐसे हमने ड्राइव किया था। आप क्या करोगे, आप पेपर में जो करोगे सवाल, आप उसमें लिखोगे, क्या लिखोगे, आप जी की वैल्यू लिख दोगे। वैसे तो दे रखी हो ना दे रखी हो लिख देना। एम पृथ्वी का द्रव्यमान लिख दोगे कितना, 6 इंटू 10 की पावर 24 kg। पृथ्वी की त्रिज्या लिख दोगे क्या,
6.4 इंटू 10⁶ मीटर। सही बात है। वस्तु का द्रव्यमान लिख दोगे कितना, 1 kg। ठीक है, इतनी सारी बातें जो सवाल में दे रखा है वो लिखने के बाद सबसे पहले हम, अगर हमें बल निकालना है तो बल होता है mg, उससे पहले g निकाल लें। भाई बल क्या होता है, mg होता है, ये वाला फॉर्मूला लगाना था मुझे, तो पहले मैंने g निकाला। g क्या होता है, gm/r²। ठीक, हो सकता है कुछ क्वेश्चन में तो g डायरेक्ट भी देगा। हाँ 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 हाँ, वही कह रहा हूँ। सबसे पहले g निकालोगे आप। g क्या होता है, कैपिटल G पृथ्वी का द्रव्यमान पृथ्वी की त्रिज्या का स्क्वायर। तो सारी वैल्यू हमने उठा के रख दी यहाँ पर, 9.8 आंसर आ गया। ये हमें पता है पहले से 9 पॉइंट आएगा। उसके बाद जो बल होता है वो क्या होता है, mg। m की वैल्यू 1 दे रखी है, g की वैल्यू 9.8 निकाली है, गुणा करके आंसर आ गया। इससे ज़्यादा आसान कुछ नहीं है। समझ गए। अब देखो अगला सवाल क्या कह रहा है, ये पृथ्वी ये चंद्रमा, ठीक है, दोनों के मध्य पृथ्वी चंद्रमा पे गुरुत्वाकर्षण बल लगा रही है, इसीलिए चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है। चंद्रमा पृथ्वी पे गुरुत्वाकर्षण बल लगा रही है, क्या चंद्रमा भी पृथ्वी पे गुरुत्वाकर्षण बल लगा रहा है? हैं? लगा रहा होगा। अभी मैं खड़ा हूं पृथ्वी पे, पृथ्वी मेरे ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल लगा रही है, क्या मैं भी पृथ्वी पे गुरुत्वाकर्षण बल लगा रहा हूं? हैं? क्या मैं भी पृथ्वी को अपनी तरफ खींच रहा हूं क्या? हाँ खींच रहा हूं, ठीक है, लेकिन पृथ्वी इतनी भारी है कि मैं वो हिल नहीं रही। एक ये होता है कि एक बल ऐसा होता है कि किसी चीज़ को हिलाने के लिए थोड़े बल की तो आवश्यकता होती है। जैसे मान लो ये मार्कर है, ठीक है, ये मार्कर है, मैंने इस पर एक बल लगाया, क्या ये हिला? नहीं हिला। क्यों? क्योंकि बल अभी इतना नहीं लगा कि ये हिल जाए। एक बल लगा, इतना बल तो कम से कम चाहिए कि थोड़ा एक लिमिट होती है, उतने से ज़्यादा बल लगेगा तभी ये हिलेगा। अभी भी लगा रहा हूँ, अब जाके हिला है, ठीक है। ऐसी पृथ्वी है, मान लो मैं भी पृथ्वी पे बल लगा रहा हूँ, लेकिन मेरे बल से पृथ्वी हिलेगी नहीं क्योंकि वो बहुत कम है। ऐसे चंद्रमा पृथ्वी पे गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है क्या, लेकिन पृथ्वी हिलती नहीं है, भारी है। क्या कोई फर्क पड़ता है चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण का पृथ्वी पर? हाँ पड़ता होगा। आपने समुद्र में हाई टाइड्स लो टाइड्स देखे हैं? हाई टाइड्स मतलब पानी बहुत ऊपर उठ जाता है, पानी की बहुत बड़ी बड़ी लहरें आती हैं। अरे यार सुना तो होगा, कैसी बात कर रहे हो आप। कभी कभी बहुत ऊंची ऊंची लहरें नहीं उठती समुद्र में, वो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण की वजह से ही उठती हैं। चंद्रमा का अरे भाई ये पानी है, ठीक है, चंद्रमा गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगा तो ये पानी चंद्रमा की तरफ नहीं भागेगा, आकर्षित करेगा ना पानी को चंद्रमा। पृथ्वी तो भारी है, पानी थोड़े ना भारी है, तो एकदम से बहुत सारे पानी को चंद्रमा अपने ऊपर आकर्षित करेगा तो क्या होगा, पानी एकदम से ऊपर उठेगा, ऐसी फिर पानी की लहरें बन जाएंगी। ये समझ पा? हाँ यार ऊपर इतना थोड़ा ना ऊपर चला जाए, पर पृथ्वी खींचेगी ना, पृथ्वी भी तो खींच रही है उसको अपनी तरफ, पृथ्वी का छोड़ देगी उसको। समझ पाए कि नहीं मेरी बात को? तो पहली बात तो ये दोनों एक दूसरे पे बल लगा रहे हैं। क्वेश्चन ये पूछा कि दोनों एक दूसरे बल लगाते हैं? हाँ लगाते हैं। क्या बराबर लगाते हैं, कम ज्यादा लगाते हैं? हैं? बराबर, दोनों पे बराबर बल लग रहा है। F बराबर G M अर्थ M मून बटे RS। इधर देखो, दोनों एक दूसरे पे इतना ही बल लगा रहे हैं। कितना बल? G तो फिक्स है, M पृथ्वी का द्रव्यमान, ये वाला मून मतलब चंद्रमा का द्रव्यमान, नीचे दोनों के बीच की दूरी। ये जो आप कैलकुलेट कर लोगे, इससे ये जो बल निकल के आएगा, दोनों पे लगने वाला म्यूचुअल बल होगा, एक दूसरे जो लगा रहे हैं दोनों पर, एक दूसरे जो दोनों पे लगा रहे हैं वो बल आएगा। ये आ रही बात समझ या नहीं? इस टाइम पृथ्वी मुझ पे मान लो कितने का बल लगा रही है, मान लो 60 न्यूटन का बल लगा रही है, तो मैं भी पृथ्वी पे 60 न्यूटन का बल लगा रहा हूं, बराबर। समझ रहे हो ना? नहीं गिर रहे नहीं हो रहे, मतलब मैं पृथ्वी मुझ पे लगा रही है, मैं तो पृथ्वी की तरफ जा रहा हूं, लेकिन 60 न्यूटन का मैं पृथ्वी पे लगा रहा हूं तो इतना नहीं है, बल्कि मैं पृथ्वी मेरी तरफ खिंच जाए। क्या ज्यादा कैसे लगा देता? समझ पा रहे हो? कुल मिला के बराबर बल लगता है दोनों पर एक दूसरे का। यही चौथे का आंसर है। पढ़ लो क्वेश्चन, पांचवा पढ़ो फिर उसके बाद। चौथे वाले में फॉर्मूला लिखोगे आप, फॉर्मूला लिख के लिख दोगे
कि यही बल पृथ्वी चंद्रमा पर और चंद्रमा पृथ्वी पर लगाती है, अतः पृथ्वी चंद्रमा दोनों पर एक दूसरे पर बराबर बल लगाते हैं। सुनो सुनो इधर सुनो, क्वेश्चन नंबर 5। देखो होता क्या है, जैसे दो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों पे आकर्षण का बल लगेगा, गुरुत्वाकर्षण बल। ये वाला तो इसकी तरफ अच्छा चंद्रमा पृथ्वी की तरफ आकर्षित होता है क्या? हाँ, अच्छा क्वेश्चन उसने पूछा है कि दोनों पे गुरुत्वाकर्षण बल लगा रहा है, चंद्रमा पृथ्वी, पृथ्वी चंद्रमा पे, तो क्या पृथ्वी चंद्रमा की ओर आकर्षित होती है? नहीं होती। क्यों क्यों नहीं होती, मैं बताऊंगा। क्या चंद्रमा पृथ्वी की ओर आकर्षित होता है? हाँ बिल्कुल सही बात है, इनकी आकर्षित होता है, चंद्रमा पृथ्वी को आकर्षित होता है, तभी गोल गोल घूमता है। आपको लग रहा हो कि आकर्षित होने की वजह से पृथ्वी पर गिर जाएगा, गिरेगा नहीं। आकर्षित होने का मतलब ये नहीं कि गिरी जाएगा पृथ्वी पे आके, आकर्षित होने की वजह से वो गोल गोल चक्कर लगा रहा है। मैंने बताया भी था आपको, एक्चुअली अगर ये सीधा जा रहा है, चंद्रमा सीधा जा रहा है, आकर्षित सीधा चला जाता है, आकर्षित होने की वजह से ये थोड़ा क्या आता है, अंदर आता है, थोड़ा अंदर आएगा, इधर आएगा पृथ्वी की ओर। वैसे तो सीधा जाता, पृथ्वी की ओर आएगा, पृथ्वी की ओर तो आया, लेकिन बीच की दूरी अभी भी बराबर रही, क्योंकि पृथ्वी यहाँ पर उठी हुई थी, यहाँ पर थोड़ी पृथ्वी भी तो इधर चली गई, तो चंद्रमा अभी भी बीच की दूरी बराबर है। इसे छोड़ो अगर नहीं समझ में आ रहा। आ गया? तो कुल मिला के मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि पृथ्वी चंद्रमा को अपनी ओर आकर्षित करती है, चंद्रमा पृथ्वी को अपनी आकर्षित नहीं करता, क्योंकि कोई वस्तु को हिलाने के लिए एक स्टैटिक फ्रिक्शन की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? एक बल होता है जिसको क्या बोलते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? स्थैतिक घर्षण। क्या मतलब है इसका, मैं बता रहा हूं अभी। इसका मतलब ये है, जैसे कोई वस्तु है, मैंने इस पर 2 न्यूटन का बल लगाया, कितने का? नहीं हिली, ये नहीं हिली। क्यों? आपको पता है कि कभी कभी ऐसा हो जाता है, अभी मैंने बताया कि मार्कर है, मैं हिलाना बल लगा रहा हूं, नहीं हिल रहा ये, अब हिल गया क्योंकि थोड़ा ज़्यादा बल लगा दिया। ऐसे ये कोई वस्तु है, अभी नहीं हिल रही है, वैसे गोल होती है तो आराम से खिसक जाती है, ऐसी ले लो। अभी मैंने 2 न्यूटन का लगाया, नहीं हिली, 4 न्यूटन का लगाया, नहीं हिली, 10 न्यूटन का 9 न्यूटन का लगाया, नहीं हिली, 10 न्यूटन पे हिल गई, आगे बढ़ गई। तो 10 न्यूटन क्या है? इसका स्टैटिक फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन मतलब समझते हो, घर्षण, जो जिस पे जहां पर ये रखा है वो चीज इस पे घर्षण लगाती है, वो चीज रोकती है, धरती रोकती है इसको। आप इसको सरकाना चाह रहे हो तो धरती रोकेगी कि मत सरक, समझ रहे हो? तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब जो कम से कम बल हिलाने के लिए आवश्यक होता है, उसको स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। तो इसी वजह से चंद्रमा भी पृथ्वी पे बल तो लगा रहा है, लेकिन वो उसके स्टैटिक फ्रिक्शन से कम है। वो जो कम से कम मिनिमम मतलब कम से कम जो बल आवश्यक है पृथ्वी को हिलाने के लिए, उसके बराबर नहीं है वो चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में लगने वाला बल। समझ पा रहे मेरी बात को? मुश्किल तो नहीं है बिल्कुल भी। 6th वाला क्वेश्चन पढ़ो फटाफट। किसका? स्टैटिक फ्रिक्शन। अब इधर सुनो, 6th वाला क्वेश्चन के लिए मैं कुछ कंसेप्ट बता रहा हूँ, वो समझो, फिर आप खुद से करोगे सवाल। ये 2 वस्तुएं हैं, इनके बीच जो बल लग रहा है वो है 10 न्यूटन। कितना? मैंने क्या किया, अच्छा पहले जो इसका द्रव्यमान था वो कितना था? इसका द्रव्यमान ले लो आप 10 kg ले लो। कितना? 10 kg। इसका भी 10 kg ले लो। अब मैं यहाँ 10 न्यूटन नहीं लिख रहा क्योंकि वो अलग होगा, मैं F मान ले रहा हूँ। इन दोनों के बीच कितना बल लग रहा था? F। मैंने क्या किया, इसको 10 से 20 कर दिया, 10 से 20 कर दिया। अब जो बल लगेगा वो कितना लगेगा? पहले F था, अब कितना होगा? ये 10 ही है अभी भी, इसको 20 कर दिया, बोलो 2 गुना हो जाएगा। पहले F था, अब 2F होगा। बात समझ में आई आपको? मतलब एक वस्तु का द्रव्यमान अगर 2 गुना कर दें, एक वस्तु वही रहे, तो द्रव्यमान जो लगने वाला बल है 2 गुना हो जाएगा। ऐसे चित्र में नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे समझो, अभी इनके बीच मान लो 10 न्यूटन का बल लग रहा है, इस वस्तु का द्रव्यमान मैंने 2 गुना कर दिया, अब कितना लगेगा? 20 का। समझ रहे हो? पहले एक थे तो 10 का लग रहा था, अब इसका द्रव्यमान 2 गुना कर दिया तो अब 20 का। चलो ठीक है, इसका भी 2 गुना कर दिया, अब है
पहले जब सिंगल सिंगल थे तो 10 लग रहा था, इसको डबल कर दिया तो कितना हो गया 20, इसको भी डबल कर दिया तो अब टोटल कितना 20 तो तब अभी था जब ये सिंगल था, ये डबल था, अब इसको भी डबल कर दिया 40 हो जाएगा। 4 गुना, 2 गुना इसकी वजह से, 2 गुना इसकी वजह से। समझ रहे मेरी बात को हल्का फुल्का? ठीक है, इससे नहीं समझे तो फॉर्मूले समझो। F बराबर फॉर्मूला क्या है, G M1 स्मॉल स्मॉल लिख ले रहा हूँ, M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। R D ले लो यहाँ पर क्योंकि वो पृथ्वी की त्रिज्या होती है, फिर D स्क्वायर, दोनों के बीच की दूरी। बहुत ध्यान से सुनते रहना, अगर मैं M1 को 2 गुना कर दूं तो ये 2M हो जाएगा यहाँ पर, ये तो M2 ही रहेगा अपॉन D स्क्वायर, तो 2 गुना हो गया कि नहीं। अगर मैं इसको भी 2 गुना कर दूं तो ये 2 गुना हो जाएगा 2M2, तो 2 दूनी 4, 4 गुना हो जाएगा। समझ पा रहे मेरी बात को? क्लियर है बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, समझते रहना मेरी बात को बस आप। अब इस बार इस वस्तु का द्रव्यमान m है और इसका m ही लेना पड़ेगा, m डैश ले ले रहा हूं, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनते रहना। इसका m है, इसका m डैश है, दोनों के बीच में लगने वाला बल F है। इसका मैंने कर दिया 2 गुना 2m, इसका कर दिया 3 गुना 3m डैश, पहले m डैश था 3m डैश। अब इनके बीच लगने वाला बल कितने गुना होगा, सोचो बताओ। अरे बल कितने गुना होगा ये बताओ। पहले F था तो अब कितने गुना होगा, F का कितना, 1F 2F 3F 4F 5F 6F जो भी, हाँ? अरे यार तुम कैसे बच्चे हो। 6, यहाँ पर m है, एक m है, एक m डैश है, एक m है और एक m डैश है। इसको मैंने कर दिया 2 गुना 2m, m डैश को कर दिया 3 गुना 3m डैश, तो 3 दूनी 6 नहीं हो जाएगा, तो 6 और बाकी सब पहले वाला m डैश अपॉन d स्क्वायर। समझ पाए मेरी बात को? नहीं तो 6 गुना हो जाएगा। क्लियर है बिल्कुल ये? ठीक है, मैंने पहले पूछा था, मैंने इसको कुछ नहीं किया, जो सवाल पहला है एक को उसने 2 गुना कर दिया, बाकी दूसरे को ऐसे ही रहने दिया। अब कितने गुना हो जाएगा, 2 गुना, इसकी वजह से 2 गुना होगा, वो तो सेम है। तो पहला वाला छठे का पहला हो गया, छठे का पहला हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। अब मेरी बात, हाँ मेरी बात बहुत ध्यान से सुनते रहना। जो 6th में का दूसरा कह रहा है, बहुत ध्यान से समझोगे इस बात को आप। देखो 2 वस्तुएं हैं, ठीक है, थोड़ा पास कर ले रहा हूं इसे, ये है, इसका m मान लिया, इसका m डैश मान लिया, और दोनों के बीच में लगने वाला बल F मान लिया। सही है, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि दोनों के बीच की दूरी पहले जो बल लग रहा था वो लग रहा था G M डैश बटे D स्क्वायर। D क्या है, इन दोनों के बीच की दूरी है। निकल जाने एम्बुलेंस, निकल गई। अब ध्यान से समझो, अब मैं क्या कर रहा हूं, इनके बीच की दूरी दोगुनी कर दे रहा हूं। दोगुनी हो गई बीच की दूरी, 2D हो गई। कितनी, ये अभी भी m है, ये अभी भी m डैश है। जो बल लग रहा है F वो कितने कितने गुना कम या ज्यादा या क्या होगा, कम होगा, बल्कि बता दो कम होगा या ज्यादा, हैं? कम होगा, जाहिर सी बात है। अभी इस पे बल लग रहा होगा, अब कुछ लग रहा होगा, तो दूरी बढ़ने पे कम लगेगा। इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कम लगेगा। कितना कम लगेगा, 2 गुना कम लगेगा, देख लो, हैं? मतलब F बटे 2 कर दूं, पहले F था तो F बटे 2 कर दूं अब, हैं? बोलो और क्या। हाँ वेद प्रकाश, इधर देखो D है ना, D नीचे। अब जो नया, अगर मैं F निकाल रहा हूं, D को मैंने कर दिया 2 गुना, कितना, 2D का स्क्वायर। तो क्या होगा, G M डैश 4D स्क्वायर। इस 4 को बाहर ले आओ, 1/4,
अपॉन डी स्क्वायर। तो क्या 1/4 हो गया भाई? क्या हो गया? 1/4। तो अब जो नया एफ आएगा वो F/4 होगा। किसने? मैं क्यों स्क्वायर यहाँ पे क्यों लगाऊंगा? तो फॉर्मूले में लगाऊंगा। यहाँ पे क्यों लगाऊंगा भाई स्क्वायर? ये तो दूरी बता रहा हूँ कि 2D इन दोनों के बीच की दूरी। समझ पा रहे हो कि नहीं मेरी बात को? तो पहले अगर F था तो अब F/4 होगा, मतलब 1/4 होगा या 4 गुना कम होगा। या तो ये कह लो 1/4 होगा या 4 गुना कम होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं प्यारे भाइयों बहनों? कोई बात नहीं। अगर अब दूरी 3 गुनी कर दी जाए, इसी में एक चीज और बोली है कि दूरी कितनी कर दी जाए? 3 गुनी। तो 3 गुनी कर देंगे तो फिर क्या होगा बताओ? कितने? अभी तो F/4 हुआ, फिर कितना हो जाएगा? 9। F/9 हो जाएगा। अगर दोनों के बीच की दूरी कितनी कर दूं? 3 गुनी m। अब मैं बना नहीं रहा, बस 3D हो जाएगा भाई। D की जगह कितना आ जाएगा? 3D। D की जगह 3D हो जाएगा। और 3D अगर हुआ तो 3D स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 की जगह 9 आएगा। तो फिर F/9 हो जाएगा। कितना? F/9। जो F है उसका 1/9। F/9 का 1/9 बात। जो अगर पहले F था तो F/9, या फिर जो पहले F था उसका 1/9। इसको कह सकते हो 1/9 गुणा F। तो कितना हो गया? पहले का 1/9 हो गया। समझ पाए अब मेरी बात को? कोई दिक्कत परेशानी समस्या तो नहीं है? अगर कोई समस्या है तो आप मुझे बताइए, मैं उसका समाधान करूंगा। ठीक है? तो हाँ हाँ बना देना, अच्छी बात है। अब इसमें क्या कह रहा है? अगले वाले में क्या कह रहा है? इसको 2 गुना कर दिया 2m, इसको भी 2 गुना कर दिया 2m डैश। तो f कितने गुना हो जाएगा? 2 गुना इसकी वजह से, 2 गुना इसकी वजह से 4 गुना हो जाएगा, 4f हो जाएगा। सही बात है? कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं है। पहला वाला सवाल अब हो जाएगा, पढ़ लो आप। मैंने कहा था ना छठा कर लेंगे तो पहला भी हो जाएगा। अरे पहला पढ़ लो, पहला हो जाएगा। हमने आपको बताया था, हमने अपने वादे पूरे किए। वोट हमको ही देना। पहला पढ़ लो फटाफट। पहला सबसे पहला सवाल सुन लो। पहला क्या कह रहा है? अगर दोनों के बीच की दूरी कितनी कर दी जाए? आधी। मतलब पहले ये D थी, अब दूरी कर दी इन दोनों के बीच की आधी, D/2 कर दी। कितनी कर दी? m है, m डैश है। तो बल कितने गुना कम होगा या ज्यादा होगा? ज्यादा होगा। कितने गुना हो जाएगा? 4 गुना। समझ पाए? क्योंकि दूरी का स्क्वायर है, दूरी का स्क्वायर है फॉर्मूले में। अगर दूरी आधी करोगे तो बल हो जाएगा 4 गुना। बात समझ पाए अच्छे से या नहीं मेरी? एक्चुअली देखो होगा क्या यहां पर ये होगा GM करके दिखाना पड़ेगा आपको। कॉपी में 4 नंबर में हो सकता है आ जाए, तो आपको लिख के दिखाना पड़ेगा। D की जगह क्या लगा दोगे? D/2। दूरी आधी कर दी, दूरी आधी कर दी। F डैश नया वाला बल निकाल रहा हूं जिसमें कि दूरी कर दी हमने आधी का स्क्वायर। तो M डैश D का स्क्वायर D/4। ये 4 सबसे ऊपर जाएगा। 4GM डैश डिवाइड बाई D स्क्वायर। इसको मैं लिख सकता हूं F। 4F पुराना F ही तो है ये अपना। तो F डैश इक्वल टू कितना आ गया? 4F। क्या आप समझ पाए? हमने वादे पूरे किए। हाँ, हर एक बच्चे, हर एक भारतीय के अकाउंट में 15-15 लाख रुपए डलवा दिए। अकाउंट चेक कर लो। 7वां सवाल आप खुद से करोगे। 7वां सवाल खुद से करोगे। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम पूछा है। सबसे पहला डेरिवेशन वही करवाया है मैंने चैप्टर में। मैंने सारे वादे पूरे किए हैं। पढ़ लो इसको, फटाफट कर लोगे इसको आप। 8वां मुक्त पतन कराया है मैंने। मुक्त पतन करवाया है। पतन कर देना इस सवाल का, पेपर में आ जाए तो। आ रही बात समझ के नहीं? मुक्त पतन क्या होता है? मुक्त पतन जी क्या पूछ रहा है? मुक्त पतन का त्वरण, जी का त्वरण क्या है? जी। मुक्त पतन का त्वरण क्या है? स्मॉल जी, गुरुत्वीय त्वरण, जिसका मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, यही पूछ रहा है वो। तो बता देना मुक्त पतन होता क्या है, ये बता देना पहले। और मुक्त पतन में जी का मान क्या होता है? 9.8 होता है। ये भी बता दोगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला सवाल। कोई स्टैटिक विषय, वो ये कह रहा है कि पृथ्वी और किसी वस्तु के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहते हैं हम?
पृथ्वी तथा किसी वस्तु के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण को बल को क्या कहते हैं? अरे वस्तु का भार। मैंने बताया था ना, गुरुत्वाकर्षण बल होता है F बराबर mg। इसी बल को ही हम भार भी कह देते हैं। तो पृथ्वी और वस्तु के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण को भार कहते हैं। ठीक है, 9वां सवाल हो गया ये। सवाल 10वां पढ़ो फटाफट। तो बहुत ध्यान से सुनो बच्चों मेरी बात, नहीं तो मैं उड़ा दूंगा। कोरोना आएगा तो अभी छुट्टी नहीं करूंगा मैं। ध्यान से पढ़ लो, कोरोना हो जाएगा तो भी छुट्टी नहीं करूंगा, स्कूल खुलवाऊंगा। तो देखो पृथ्वी कुछ ऐसी है हमारी, कैसी है? ऐसी। यहां पर थोड़ी ऐसी है, यहां पर थोड़ी फैली हुई है। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को? यहां पर जो जी का मान है वो 10 है। ध्रुव, ये इनको बोलते हैं ध्रुव, ऊपर नीचे पृथ्वी के ध्रुव हैं। यहां पर जी का मान कितना है? 10। यहां पर जी का मान है 9.8। यहां के आसपास कितना है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जितना जी का मान ज्यादा होगा वस्तु का भार भी उतना ही ज्यादा होगा। वस्तु का भार क्या होता है? mg। भाई जितना जी का मान ज्यादा होगा उतना वस्तु का भार ज्यादा होगा। यहां से वो सोना खरीद के लाया, यहां से सोना खरीद के लाया, मान लो 10 kg हुआ, वो कितना? 10 kg ज्यादा हो जाएगा, 10 ग्राम कर लो, 10 ग्राम। m की वैल्यू अगर 1 होगी, m की वैल्यू कितनी हो जाए? एक ग्राम, 1 kg लेने। चलो छोड़ो, मैं ऐसे ही बता दे रहा हूं। यहां से वो 10 ग्राम सोना लेके आया, कितना? 10 ग्राम। जब यहां पे आके तोलेगा तो वही 9.8 ग्राम निकलेगा। यहां पे 10 ग्राम जो तोलने में आ रहा था, यहां पर तोलने में कितना निकलेगा? वो 9.8। वो कहेगा मैं लाया तो ज्यादा था, कम कैसे हो गया? उसको बताओ जी का मान घट गया। हाँ, यहां से जी का मान यहां पर 10 था, यहाँ 9.8 है, तो उसको कम लगेगा, लेकिन कम हुआ नहीं है। समझ गए मेरी बात को? यही सवाल है, आप एक्सप्लेन कर दोगे इसको। क्या पूछा है? क्या वो संतुष्ट होगा? संतुष्ट नहीं होगा। कुल मिला के आपको यही आंसर देना है कि ध्रुवों पर जी का मान 10 होता है और विषुवत रेखा के पर जी का मान 9.8 होता है। समझ गए? क्लियर है बात ये बिल्कुल? ठीक है, तो ध्रुवों पे जो चीज भारी है, अब विषुवत रेखा, इसको विषुवत रेखा कहते हैं, विषुवत रेखा पे आके थोड़ी सी हल्की हो जाएगी। ठीक है, आगे 11वां सवाल देखो। 11वां सवाल क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि अभी मैं इसको ऐसे छोड़ूं, ठीक है, और इसको ऐसे करके छोड़ूं, अब जल्दी गिरेगा कंपेयर टू पहले वाले की। ऐसा क्यों? जब ये यूं करके था, मैंने क्या बताया? मैंने पहले क्वेश्चन में सबसे स्टार्टिंग में जो शुरुआत की थी इस वीडियो की, तभी बताया कि किसी वस्तु का नीचे आना, नीचे आने में कौन रोक रहा है? वायु का घर्षण। मतलब जितना क्षेत्रफल ज्यादा होगा उतना ही घर्षण ज्यादा लगेगा, उतना ही रोकेगी वायु इसको। समझ रहे हो ना? जितना क्षेत्रफल इसका कम कर दोगे आप, उतनी जल्दी नीचे जाएगा ये। समझे नहीं समझे? ठीक है, ऐसे अगर मैं कर दिया, अब तेज जा रहा है, और अगर ऐसे फ्लैट करके भेजता तो आराम से जाता। समझ गए? 11वां 12वां सवाल पढ़ो। देखो 12वां सवाल क्या कह रहा है आपका? वो ये कह रहा है, वो बिल्कुल सही कह रहा है। वो ये कह रहा है कि अगर कोई चीज, आपका वजन कितना है? यहाँ पर कितना है? मान लो आपका वजन 60 न्यूटन है। यहाँ पर कितना है? जो केजी में आप बोलते हो एक्चुअली न्यूटन होता है। मान लो आपका वजन है 60 न्यूटन है। चंद्रमा पे जाओगे तो 10 रह जाएगा। चंद्रमा पे जाओगे तो 10 रह जाएगा, 1/6 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर गुरुत्वाकर्षण कम है, छोटा है ना चंद्रमा, गुरुत्वाकर्षण कम है, तो 1/6 रह जाएगा। बात समझ में आ गई? क्लियर है? अब सुनो ध्यान से। इसमें यह कह रहा है कि एक वस्तु है, उसका कितना है? द्रव्यमान 10 kg है। ठीक है, कितना है? 10 kg। इसका पृथ्वी पे द्रव्यमान, पृथ्वी पे भार पूछ रहा है और चंद्रमा पे भी भार पूछ रहा है। पृथ्वी पे भार कितना होगा? W बराबर mg। ये कहां पर है? W अर्थ पर। कहां पर? अर्थ पर। कितना होगा? ये m दे रखा है 10, g की वैल्यू होती है 9.8। बताया था ना मैंने, g की वैल्यू 9.8, m 10 दे रखा है। कितना आ गया? 98 क्या? न्यूटन। कहां पर? पृथ्वी पर। ये g की वैल्यू पृथ्वी पे तो 9.8। अगर चंद्रमा पे चाहिए इसका भार, कहां पर? W मून पर। इसका 6/6 कर दो, डिवाइड बाई 6। कितना हो जाएगा? 6 से 1 बार जाएगा, 3 बचेगा, 6 बार जाएगा, 2 बचेगा, 3 बार जाएगा, फिर 2 बचेगा, फिर 3 बार जाएगा। आंसर समझ गए कि नहीं? क्लियर है बिल्कुल? कोई समस्या नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन सुनो ध्यान से। मैंने बताया था 13वें सवाल, अब 13 से जो सवाल शुरू हो रहे हैं वहां से एक फॉर्मूले यूज होंगे। कौन से? न्यूटन के गति के समीकरण। अब उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं किसमें? गुरुत्वाकर्षण में। तो क्या सबसे पहला बनता है? V बराबर U प्लस GT।
ए की जगह जी कर देते हैं, और दूसरा एस बराबर की जगह एच, एच बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तीसरा क्या बनता है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2g एच, एस की जगह एच आ जाता है। सही है। अब हाँ, मुझे बताओ जब कोई वस्तु ऊपर की तरफ जा रही है तो जी का मान पॉजिटिव है नेगेटिव? नेगेटिव। जब नीचे की तरफ आ रही होगी तो जी का मान पॉजिटिव, ऊपर आ रही तो घट रहा है, उसका त्वरण घट रहा है तो नेगेटिव, और नीचे की तरफ आ रही तो बढ़ रहा है तो पॉजिटिव। ध्यान रहेगा, नीचे आ रहा है तो जी का मान पॉजिटिव, ऊपर जा रहा है तो जी का मान नेगेटिव। 13वां सवाल वो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एक वस्तु को नीचे से फेंका गया कितने वेग से, 49 मीटर पर सेकंड। क्या दे रखा है ये, यू दे रखा है। जब ये वस्तु ऊपर पहुंच जाएगी, सबसे ऊपर पहुंचेगी, तब इसका वेग कितना होगा, 0। तो यू जी वी 0 हो जाएगा जब सबसे ऊपर पहुंचेगी, तब वहां पर रुक जाती ना थोड़ी देर के लिए तो ऊपर 0 हो जाएगा। एच वो पूछ रहा है कि कितनी ऊंचाई तक ये बॉल जाएगी, एच पूछ रहा है आपसे, कौन सा लगेगा? जी की वैल्यू दे रखी है क्या उसने, नहीं दे रखी तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूज करोगे। हाँ, अगर दे रखा, कभी कभी 10 दे देता है कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए, 10 यूज कर लोगे, नहीं तो अगर नहीं दे रखा है तो 9.8 यूज करोगे। हाँ, तो टाइम, ये टाइम तो ये दोनों चाहिए ही नहीं मुझे, ना तो टाइम दे रखा ना पूछा। ठीक है, तीसरा लगेगा, तीसरा लगा दो यहां पर। थर्ड समीकरण से क्या है, थर्ड समीकरण v बराबर यू स्क्वायर प्लस 2g एच। v कितना है, 0, u कितना है 49 का स्क्वायर, जी 2, g की वैल्यू प्लस या माइनस, माइनस ऊपर जा रहा है, h हमको पता करना है, इसको इधर ले आओ, 2 गुणा 9.8 गुणा h इधर ले आया, इधर बचा 49 गुणा 49 स्क्वायर है ना, पॉइंट हटा के नीचे 0 बढ़ा दिया, 49 से 98 जाएगा 2 बार, ठीक है, और फिर 49 नहीं कटेगा। अब h कितना आएगा, 2 से ये कट गया 5 बार, 5 उधर जाएगा, 49 गुणा 5, 2 जो बचा नीचे आ जाएगा, 49 की 5 में गुणा करोगे तो 245 बटे 2, तो h बराबर कितना आ जाएगा, 122.5 मीटर। इतना हो, हाँ बोलो कैसे, 49 इंटू 2 क्यों, इसको मैं इधर ले आया, ये h इसमें नहीं है, ये तो h ऊंचा ही है इधर, इस चीज को मैं इधर ले आया हूं, 49 का इसको इधर लिख दिया, बाकी कैलकुलेशन की है, समझना पड़ेगा आपको। दूसरा सवाल क्या कह रहा है इसमें, इसी 13वें का दूसरा क्या कह रहा है टाइम, ऊपर जाने में और वापस आने में कितना समय लगेगा, जितना ऊपर जाने में उतना ही वापस आने में, टाइम के लिए पहला लगा दो, v बराबर u प्लस जी टी, v कितना है 0, u कितना है 49, g का मान 9.8, t हमें पता करना है, 9.8 इंटू टी को इधर ले आओ, 49 को इधर रहने दो, पॉइंट लगा के नीचे 0 बढ़ा दो, 49 से 2 बार जाएगा, 2 से 5 बार जाएगा, 5 उधर चला जाएगा, t बराबर 5 सेकेंड। आंसर ये नहीं है, आंसर है 10 सेकेंड, आने जाने का समय कितना हो जाएगा 10 सेकेंड। तो ये दूसरा वाला हो गया, समझ गए, दूसरा ये सवाल समझ में आ गया। अब जो 13, 14, 13 तो हो गया, 14, 15, 16 खुद से भी ट्राई करोगे आप, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। हाँ, यही फॉर्मूले लगेंगे बेसिकली, तीसरा वाला ही सबसे ज़्यादा लगेगा या पहला वाला लगेगा, इन फॉर्मूले का यूज़ करके 14, 15, 16 जो भी दे रखे हैं वो करोगे। फिर उत्प्लावन वाले हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ, वैसे हम वीडियो में रिकॉर्ड करके दे देंगे, ठीक है। आप पढ़ लेना, सारे क्वेश्चन करने की कोशिश करना, कोई भी क्वेश्चन बचे ना। आ रही बात समझ, मैंने एक्सरसाइज के क्वेश्चन करा दिया आपको 13 तक, सारे एक एक कराया है। इसके अलावा आपको क्या करना है, ब्लू वाले भी क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। ब्लू वाले करोगे खुद से, जो नहीं आएगा वो मैं आपको बताऊंगा। ब्लू वाले जो एक्सरसाइज के जो चैप्टर के साथ साथ चलते रहते हैं, आपको सिर्फ पहले इतना टारगेट है हमारा, पहले ब्लू वाले क्वेश्चन करो, उसके बाद एक्सरसाइज वाले करो। इतना आपका अगर क्लियर हो जाता है तो चैप्टर आपको पूरे अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। नोट्स तो हैं ही आपके पास, नोट्स तो
हैं ये आपके पास नोट्स हैं। अब नोट्स के अलावा भी कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी रह जाती हैं जो कि उसमें कवर नहीं हो पाती, जैसे जब मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ कुछ चीज़ें निकल के आ रही हैं बाहर, समझ पा रहे हो मेरी बात को? तो कुछ चीज़ें क्वेश्चन से बाहर निकल के आती है, कुछ चीज़ नोट्स से आप पहले ही आ चुकी होती हैं। इस तरीके से हमारा पूरा चैप्टर कवर हो जाता है। तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है खुद से भी, ठीक है। नोट्स का मतलब ये नहीं कि चैप्टर पूरा खत्म हो गया, क्वेश्चन भी आवश्यक उतने ही होते हैं, समझ गए? अगर कोई समस्या हो तो कमेंट कर दें, अगर तब भी अगर कमेंट जो समस्या हो वो आपकी, और अगर समझ में आ रहा है तो लाइक तो ठोक ही दें, और शेयर जितना कर सकते हैं उतना कर दें, ठीक है बच्चों? कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो?